बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसानों का अपना मनपसंद कार्यक्रम, जिसमें हम आपको खेती किसानी से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में जानकारी देते हैं, मुलाकात करवाते हैं कामयाब किसान से और इसके साथ ही साथ जानकारी देते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। आइए अब नजर डालते हैं कृषि दर्शन में विज्ञान और किसान पर। जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। खास तौर पर कृषि इससे काफी ज्यादा प्रभावित होती है। हाल के दिनों में जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है और बेमौसम बारिश हुई है, इससे गेहूं किसान काफी परेशान है और उन्हें काफी नुकसान भी हुआ है। इसी बात को लेकर भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने किसानों से कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। क्या संदेश है किसानों के लिए, आइए जानते हैं। भारतीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान में आपका स्वागत है। गेहूं की फसल को देखते हुए मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि जो समय से बिजाई की गई या जो अगेती बिजाई की गई गेहूं की फसल थी, उसमें बारिश जो 18 से लेकर 25 तक हुई, उसका प्लस जो अभी 30 और 31 को हुई है, कुछ स्थानों पर लॉजिंग के कारण प्रभाव देखने को मिला है। जो फसल अपने आप खड़ी हो गई है लॉजिंग के बाद, उसमें शायद नुकसान ना हो, लेकिन जो फसल बिछी हुई थी जिसका के प्रतिशत काफ़ी नगण्य है, उसमें नीचे के जो दाने हैं उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है। मैं किसानों को कहना चाहूँगा कि अगर आगे भविष्य में अभी 3, 4, 5 तारीख को कुछ जैसा बारिश का फोरकास्ट है, एक तो खेतों में पानी खड़ा ना होने दें और दूसरा फसल की कटाई में जल्दी ना करें। फसल की कटाई 12 से 13% नमी के आने के बाद ही करें, अन्यथा उसको मंडी में जो है ख़रीदा नहीं जाएगा, लोग परेशान होंगे। तो मैं चाहूँगा कि कटाई का ध्यान रखें। दूसरी बात ये होगी कि जब कटाई हम कच्ची करेंगे तो उसमें काफ़ी प्रतिशत जो है वो कंबाइन में और उसमें रुक जाएगा, तो उससे भी किसानों को नुकसान होगा। उससे अच्छा होगा कि 1 या 2 दिन वेट करें और सही समय आने पर ही उसकी कटाई करें। दूसरी बात, जो देर से बीजी गई गेहूँ है, उसका बारिश से फ़ायदा हुआ है, क्योंकि बारिश की वजह से एक तो 2 पानी रुक गए, दूसरा तापमान नीचे आ गया, तीसरा जो फ़ायदा हुआ है वो क्रॉप की ड्यूरेशन बढ़ गई। तो जो 25 से 30% हम एरिया पूरे भारत में गेहूँ का लेट सोन कहते हैं, उसको फ़ायदा है। एक और फ़ायदा जो टाइमली सोन और अर्ली सोन को भी हुआ है, जहाँ फसल लॉज नहीं की है उसकी ड्यूरेशन बढ़ी है टेम्परेचर कम होने की वजह से, और उसमें कंपैरेटिवली हम किसानों की ज़्यादा पैदावार की उम्मीद करते हैं। कुल मिला के सब कुछ के बावजूद भी मेरा मानना है कि लगभग 112 मिलियन टन या उससे ऊपर की गेहूं उत्पादन का जो लक्ष्य देश के सामने था, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। हाँ, देखिए, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरे विश्व में, उसकी हम थोड़ी परिकल्पना कर पाते हैं। हमने अभी परिकल्पना की थी पिछले साल जो गेहूं की फसल को नुकसान हुआ,
वो अचानक तापक्रम बढ़ने से हुआ था। हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस वर्ष उल्टा होगा और पकाई के समय जो है वो बारिश होगी, कहीं ओले पड़ेंगे, तूफान आएगा, फसल बीत जाएगी। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ डेवलप करें, जिसमें पिछले बार हमने करीब अभी पिछले 3 साल के अंतराल में 7 वैरायटीज़ इस संस्थान ने विकसित की हैं, जिनमें DBW 187, DBW 303, DBW 327, DBW 332 और अभी इसी वर्ष 15 दिन पहले ही हमारी 3 और नई प्रजातियां DBW 70, DBW 71 और DBW 72 हमने विकसित की हैं, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं, बायो फोर्टिफाइड हैं और इन सब ऊंच नीच को वो सहन करने की क्षमता रखती हैं। हमारा लगातार प्रयास है कि किसानों को गेहूं की नई नई वैरायटीज़ दें, ताकि उनका जो प्राकृतिक रिस्क है उसको मिनिमाइज किया जा सके, उनकी जो कॉस्ट है उसको कम किया जा सके और जो उत्पादन क्षमता है और जो टोटल इनकम है उसको बढ़ाया जा सके। देखिए, ओले बारिश जो है वो ये तो मानने की बात है कि अब वो बेमौसम है। गेहूं की फसल हो या सरसों की फसल हो, उसके लिए किसान या हम वैज्ञानिक लोग कभी नहीं चाहते कि इस स्थिति पे या इस स्टेज पे बारिश आए। लेकिन प्रकृति का अपना नियम है, वो हमारी बातें को ज़रूरी नहीं हर समय सुने। हम यही कहना चाहेंगे कि खेत में पानी ना खड़ा होने दें और सही समय पे ही कटाई करें। साल 2023 को हम अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के तौर पर मना रहे हैं, यानी पूरी दुनिया को जागरूक किया जा रहा है कि कैसे मिलेट्स को अपने भोजन में शामिल करें और इसके पोषक तत्वों का लाभ लें। लेकिन मिलेट के साथ एक ये भी समस्या है कि कैसे अलग अलग व्यंजन इससे तैयार किए जाएं। अब ये भी काफी आसान हो गया है। कैसे, आइए जानते हैं सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर से। आप सभी को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। सन 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र की ओर से, यानी ईयर ऑफ मिलेट्स बाय यूनाइटेड नेशंस। अब इतना क्या जरूरत आ गई किसी चीज को ऐसा सेलिब्रेट करने की, वो भी मोटा अनाज। देखिए, मोटा अनाज चीज ही ऐसी है, सेहत के लिए अच्छी होती है, ऐसा हम बचपन में सुनते आते हैं। मतलब मुझे याद है मेरी माँ कहती थी कि जो ये नाचनी रागी की रोटी बनती थी हमें दिखने में अच्छी नहीं लगती थी, तो कहती थी नहीं नहीं खाओ, सीमेंट जैसी ताकत आती है, ज़रूर खाना चाहिए। तो ये जो मोटा अनाज है, जवार, बाजरा, रागी, नाचनी, कोदो, सामा, ये जितने अनाज हैं, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे शरीर के लिए नहीं, हमारे जो फार्मर्स हैं जो इनको उगा रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसको उगाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और इसमें पानी कम लगता है। तो पूरे जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। और जिस तरह से अनाज की कमी की बात हो रही है पूरे विश्व में, अगर उससे बचना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है तो हमें जुड़ना पड़ेगा इस आह्वान के साथ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इसको बढ़ चढ़ कर इसको पॉपुलराइज कर रहे हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इसकी सिर्फ बात ना करें, इसका सेवन करें, इसको बढ़ाएं और सब मिलकर भारत को एक ऐसा देश बनाएं जिसमें हम कहें कि सारे लोग इतने स्वस्थ हों। और एक छोटी सी चीज़ जो मोटा अनाज जिसको हमने छोड़ दिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमारी परंपरा वाली चीज़ें जो हमें हमारे पास थी, हैं, रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं फैशन में हमने पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब तो यूनाइटेड नेशंस अगर इसको सेलिब्रेट कर रहा है तो भारतवर्ष को उसमें नंबर 1 होना है, चाहे वो जवार हो, बाजरा हो, रागी, नाचनी। बनाना कैसे है वो तो मैं हूं ना आपके पास में, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से। चाहे उसकी रोटी बनानी है, दलिया बनाना है, चावल जैसे बनाना है, बनाने में बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। उसके साथ में मीठा भी बन सकता है, नमकीन भी बन सकता है, मिठाइयाँ भी बन सकती हैं, रोज़ का खाना बन सकता है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बन सकती हैं। ऐसा नहीं है कि उसको आप बोरिंग तरीके से करें, उसमें बहुत सारा खाने के साथ में उत्साह आ सकता है मोटे अनाज के साथ में। मेरा आपको ये आश्वासन है कि बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, अगर होगी
तो मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन हाथ पकड़ के आपको सिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी, ताकि पूरे विश्व में मोटा अनाज अगर सेलिब्रेट हो रहा है तो भारत उसमें नंबर 1 हो। तो जाना आपने कि कैसे मिलेट से भी आप पोषक और स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। छोटा सा ब्रेक। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। आज के समय में हमारे किसान पारंपरिक फसलों के साथ साथ ऐसी फसलें भी लेना पसंद करते हैं जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके, और ऐसे में फूलों की खेती एक बहुत अच्छा विकल्प है। मुलाकात करवाते हैं आपके हरियाणा के सफल किसान रमेश चौहान से, जिन्होंने फूलों की खेती को अपनाया और साथ ही साथ इसमें अच्छा लाभ भी कमाया है। कैसे अन्य किसान भी उनसे प्रेरित हो रहे हैं, आइए जानते हैं।
कृषि के क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने के लिए किसानों को आधुनिक कृषि पद्धति अपनाना बेहद जरूरी है। आधुनिक तरीके से खेती कर किसान नई नई उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। रमेश चौहान ऐसे ही एक किसान हैं जिन्होंने खेती में आधुनिक तकनीक को अपनाकर सफलता हासिल की है। उनकी किसान यात्रा हरियाणा के पलवल जिले के एक छोटे से गांव औरंगाबाद से शुरू हुई। इनका जन्म एक खेतीहर परिवार में हुआ था। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पढ़ाई के साथ साथ वे अपने पिता को खेती में मदद करते थे। वे अपने पिता और अन्य किसानों को खेती में काफी मेहनत करते देखते थे और सोचते थे कि इतनी मदद करने के बावजूद इन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। खेतों में सबको मेहनत करते देख रमेश चौहान ने सोचा कि वे कृषि के क्षेत्र में कुछ नया कर दिखाएंगे। उन्होंने खेती के गुण अपने पिता से सीखा था। इसी बीच रमेश चौहान कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आए। यहाँ आकर खेती की बारीकियों को समझा। वे अपने पिता के साथ गन्ना, गेहूं, मटर, अरहर की खेती करने लगे। खेती के शुरुआती दौर में ही रमेश चौहान ने पाया कि इस तरह से परंपरागत खेती से कुछ हासिल नहीं होने वाला। उनका मानना था कि परंपरागत ढंग से खेती में सीमित ना रहे, बल्कि वे वैज्ञानिक ढंग से खेती करना चाहते थे। साथ ही रमेश संरक्षित खेती भी करना चाहते थे। इस विषय में रमेश चौहान ने अपने पिता से चर्चा की। उनके पिता ने भी उन्हें आधुनिक खेती के लिए प्रेरित किया। प्रगतिशील किसान संगठन से जुड़कर रमेश चौहान को आधुनिक खेती के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर इन्होंने आधुनिक और संरक्षित खेती के बारे में जाना और सीखा। आधुनिक खेती के बारे में जानने की जिज्ञासा ने इन्हें पुणे की तरफ आकर्षित किया। वहां जाकर रमेश चौहान ने फूलों की खेती के बारे में जाना। बैंक से लोन और कुछ साथियों की मदद से इन्होंने पॉली हाउस में गुलाब की खेती करनी शुरू की। फूलों की उचित देखभाल कर उन्हें सलीके से तोड़कर एक जगह रख बाजार के अनुसार उनकी पैकिंग होने लगी, जिसे बाजार ले जाकर बेचा गया। बाजार में इनकी फूलों की काफी तारीफ हुई, जिसे फूलों की खेती में रमेश चौहान को हौसला मिला। वे अब इस काम में पूरे समर्पण के साथ जुटे रहते हैं। रमेश चौहान फूलों की विपणन में भी पूरी सजगता से लगे रहते हैं। आज रमेश चौहान की सक्रियता ने किसानों के बीच उनकी छवि एक मार्गदर्शक के रूप में बनाई है। वे हमेशा किसानों के बीच अपने विचारों को रखते हैं, साथ ही गांव के किसानों से सलाह मशवरा भी करते हैं। रमेश चौहान कहते हैं कि गुलाब की खेती को और आगे बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉली हाउस लगाएं, जिनमें गुलाब उगाकर अपने गुलाब की किस्मों को भारतवर्ष के कोने कोने में पहुंचाया जाए। रमेश चौहान को खेती में उनके इस योगदान के लिए अनेक स्तरों पर सम्मान भी मिल चुके हैं। तो ये थे हमारे आज के सफल किसान जिन्होंने फूलों की खेती को अपनाया। जाना आपने कि कैसे हमारे किसान कुछ अगर हटकर करने की ठानते हैं तो अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाएगा, छोटा सा ब्रेक। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं।
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको बताते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में। हमारे किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि उन्हें अच्छी लहलहाती फसल प्राप्त हो सके, लेकिन अच्छी फसल के लिए बुआई से लेकर कटाई तक हर स्तर पर उन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। खास तौर पर मिट्टी की सेहत को लेकर उन्हें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है। कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, किनकी पूर्ति करनी है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। ऐसे में मृदा स्वास्थ्य कार्ड उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान मृदा स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं।
इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उससे हमारे किसानों को जरूर लाभ होगा। अगर आपकी कोई राय है, कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, krishidarshan@gmail.com। हमें पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर देखें कृषि दर्शन। अगले अंक में कृषि दर्शन में कुछ और जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। जल्दी चल चॉकलेट